जय हिंद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बिना अपना टाइम खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेबर्ग इक्वेशन। कुछ लोग इसको रेडबर्ग भी बोलते हैं, लेकिन अगर इसको सही तरह से प्रोनाउंस किया जाए तो इसे रेबर्ग बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या कुछ है देखिए, बोहर ने इसको इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने में बहुत हेल्प की। कैसे उसने अपने मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से इसके बारे में बताया। ये हमारे पास मान लीजिए हाइड्रोजन एटम को मैं लेके चल रहा हूं, तो इस तरह किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा जो एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो E2 शेल से E1 में जंप कर रहा है, मतलब वो एक्साइटेड हुआ और कहां चला गया, इधर चला गया सेकंड शेल में। अब वो हाथ रुक तो सकता नहीं है, फर्स्ट शेल हमारी खाली, फर्स्ट बोर ऑर्बिट खाली है, तो ये इसमें वापस गिरेगा। जब ये इसमें वापस गिरेगा तो ये अपने में से क्या है, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी एमिट करेगा। तो हम ये बात करें जो रेडिएशन एमिट हुई है इसके वेव नंबर की हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर जो इसका एनर्जी लेवल है, फर्स्ट में पता फर्स्ट की एनर्जी होती है, इसको E1 से शो करेंगे, सेकंड की एनर्जी को आप E2 से शो करेंगे। तो E2 से E1 में गिर रहा है ये। अब इसे मैथमेटिकल तो पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या का माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ये माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। पर बोहर इसको क्या है, E1 E2 लेके चल रहा है, तो मैथमेटिकल नंबर्स से तो हम सीधे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। वो बताएगा किस तरह से जो फॉर्मूला वो डिराइव हुआ है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो उसने कहा कि देखो, जब इलेक्ट्रॉन E2 से E1 एनर्जी वाले बोहर ऑर्बिट में गिरता है तो यहां पे कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, डिपेंड करता है इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है, मतलब डेल्टा E कितना है। और जो डेल्टा E है वो होगा हमारा E2 माइनस E1। अब हमने जो एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पढ़ा था, बोहर्स मॉडल जब हम पढ़ रहे थे, उसमें एनर्जी निकाली थी और एक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला था -2 स्क्वायर k स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय, सेकंड एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं तो मैं n2 लिखूंगा, n2 का स्क्वायर h स्क्वायर। जब मैं फर्स्ट की बात करूंगा तो यहां पे n1 हो जाएगा, बाकी चीजें ऐसी रहेगी 2 स्क्वायर k स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 m z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय n1 का स्क्वायर h स्क्वायर। ये है। अब यहां से देखो, हमें पता है डेल्टा E क्या होता है, hc बाय लैम्डा या h न्यू। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू, यहां से जो कॉमन आता है उसे कॉमन निकाल दो, 2 स्क्वायर k स्क्वायर m e की पावर 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर, साथ में यहां z स्क्वायर भी आएगा और हमारे पास क्या बचेगा 1 बाय, देखो माइनस कॉमन लिया है तो 2 होगा, 1 बाय n2 बचा, वो प्लस का बचेगा। और यहां माइनस माइनस प्लस हो चुका था और माइनस कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर। ये है। अब इसमें क्या है, देखो हम यहां पे ना CJ यूनिट यूज करते हैं, CJ सिस्टम लेके चलते हैं सारा का सारा। उसमें क्या होगा, जो आपका मास होता है वो ग्राम में लेके चलते हैं हम लोग, जो K होता है जो कि आपका SI सिस्टम के अनुसार या MKS के अकॉर्डिंग क्या बनता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर स्टेट कॉलम स्क्वायर
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। E क्या है हमारे पास चार्ज है, सीरियस में क्या होता है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। H जो होता है इसको लेके चलेंगे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 27 अर्ब सेकेंड। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, हमारे पास आ गया एच सी बाय लैम्डा, बल्कि इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, ये जो एच सी बाय लैम्डा है यहां से जो एच सी है इसको मैं इक्वल टू की दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। यहां पे क्या बचेगा मेरे पास 1 बाय लैम्डा, और 1 बाय लैम्डा क्या होता है आपका न्यू बार। यहां से है मेरे पास माइनस 2 पाई स्क्वायर, के को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि के की वैल्यू क्या है 1, m e की पावर 4 z स्क्वायर डिवाइड बाय h स्क्वायर। अब अगर मैं यहां से भी माइनस कॉमन लूं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय n1 का स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा पीछे हो जाएगा माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। अब हुआ क्या, जब ये सारे की सारी वैल्यूज पुट करके देखिए, अच्छा यहां पे c और h भी आ गया था, c क्योंकि ch मैंने इस तरफ लेके गया तो h का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा स्क्वायर की जगह, ये हमारे पास हो गया। अब जितनी कांस्टेंट टर्म्स थी जो सेम रहेगी, चाहे मैं यहां पे हाइड्रोजन को लेके चलूं, चाहे हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स यानी कि हीलियम आयन, लिथियम आयन या बेरिलियम आयन को लेके चलूं, सभी के लिए क्या होगा, जो चीज कांस्टेंट रहेगी वो ये हिस्सा है, ये जो इतना पोर्शन है ये सेम रहेगा। चाहे तो मैं हाइड्रोजन को लेके चलूं, या मैं हीलियम आयन को लेके चलूं, या मैं लिथियम आयन को लेके चलूं, या मैं बेरिलियम आयन को लेके चलूं, Z की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो मैंने क्या किया, ये जितने भी थे इन सबको सोल्व किया, इन सबको सोल्व करके क्या हुआ, देखो 1 बाय लैम्डा क्या होता है वेव नंबर, ये मैंने लिख दिया यहां पे। इसको सोल्व करके कांस्टेंट आया, फिर नया कांस्टेंट आया R। इसका मतलब समझाऊंगा मैंने जो बोला अभी, Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये हमारे पास रेबर्ग इक्वेशन आ गई है। अब मैंने अभी जो एक टर्म यूज की थी कि इन कांस्टेंट्स को सोल्व करके एक नया कांस्टेंट है, मेरा कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू बदले ना। जैसे मैं ये कहूं स्पीड ऑफ सनलाइट है फिक्स रहेगा 3 इंटू 10⁸ प्लैंक्स कांस्टेंट फिक्स रहेगा, सारी वैल्यू क्या फिक्स रहेगी। अब इसे बहुत सिंपल तरीके समझाने के लिए मैं अगर ये कहूं कि मैं लिखता हूं 2 इंटू 4 इंटू 5 और डिवाइड बाय कर दूं 6, ये सभी कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो जब मैं इनको सोल्व करूंगा तो सोल्व करने एक नया नंबर आएगा जिसको बोलूंगा नया कांस्टेंट आ गया। वो नया कांस्टेंट ही क्या, एक R है। जैसे यहां पे क्या गया 5 × 20 40 और यहां पे 6 आ गया 6 × 36 6.66 ऐसे आएगा हमारे पास कुछ। तो ये कांस्टेंट नंबर आ गया मेरे पास। अगर मान लो मैं ऐसे लेके चलता 2 इंटू 4 इंटू 3x डिवाइडेड बाय 5, अब क्या है 4 × 12 12 24 24x डिवाइडेड बाय 5। अब इसको सोल्व करने के लिए कांस्टेंट नंबर नहीं आएगा, 5 × 20 पॉइंट कितना ये आपका 40 बचा, 5 × 8 40 x 4.8x। अब जब तक मैं x को डिफाइन नहीं करूंगा तब तो मुझे पता नहीं चलेगा नंबर है क्या। तो इस तरह ये क्या, ये कांस्टेंट नंबर नहीं है, जबकि यहां पे क्या कांस्टेंट नंबर है। तो ऐसे इसमें सारी चीजों की फिक्स वैल्यू। अब यहां पे ना उस बात मत घुस जाए कि पाई की वैल्यू का एग्जैक्ट नंबर तो पता ही नहीं चलता कभी भी, उस चक्कर में हम नॉर्मल लेके चलते 22/7 वो लेके चल रहे हैं। तो इन सबको सोल्व करूंगा, एक नया नंबर आ गया। वो जो नया नंबर आया है वो ना तो m की वैल्यू के बराबर आया, ना e की वैल्यू के बराबर आया, ना c ना h, वो कुछ नया को डिजिट नया को नंबर आ गया, उसको मैंने बोल दिया r। ये और कुछ नहीं है, रेबर कांस्टेंट। अब यहां से जब बाकी सब की वैल्यू रखी गई, मतलब ये सब वैल्यू में पुट की गई, तो r की वैल्यू निकल के आई, वो निकल के आई 109,743 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी जो बोहर का जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट था उससे r की ये वैल्यू निकल गया। ये r कैलकुलेटेड, ये मेरे पास r कैलकुलेटेड, और r जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी
वो क्या थी? वो थी 109,677.7 सेंटीमीटर इनवर्स। नॉर्मली इसमें पॉइंट के बाद 7 नहीं दिखाती बुक्स, 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स दिखाती है। तो हमने क्या देखा, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, जो कैलकुलेटेड वैल्यू काफी क्लोज जा रही है एक दूसरे के, ठीक है। और जो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आया, वो किस कारण से आया? जैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आया है। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं काफी हद तक इसने जो रेबर्ग इक्वेशन थी उसको डिफाइन कर दिया कि किस किस तरह से वो आती है, कैसे वो वैल्यू में लेके चलते हैं। आगे चल के क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। जो रेबर्ग इक्वेशन है इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया। साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ देखा कि कुछ कमी है, तो कमी कहां पे रह गई, फिर उन्होंने उसकी स्टडी की। तो हम लोग बात करने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रेबर्ग इक्वेशन। इसमें क्या कुछ देखा, उन्होंने एक बात नोटिस की साइंटिस्ट ने कि देखो इसमें जो मास लेकर चल रहे हैं यहां पे, ये तो इलेक्ट्रॉन का मास है। उन्होंने कहा कि इस बाकी चीज तो ऐसी, इसमें कुछ चेंज हो ही नहीं सकता है, ये तो फिक्स है। मास में कुछ थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि देखो ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वही सिर्फ न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है ऐसे। वास्तव में जो न्यूक्लियस है ये और इलेक्ट्रॉन एक कॉमन सेंटर ऑफ मास की चारों तरफ घूमते हैं। तो न्यूक्लियस भी अपनी जगह पे क्या घूम रहा होता है, सन होता है। ऐसा नहीं होता कि सन एक जगह रुका हुआ, प्लेनेट उसके चारों तरफ घूमे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्लेनेट इसके चारों तरफ घूम रहे, साथ में सन भी क्या है, घूम रहा है एक पर्टिकुलर सेंटर ऑफ मास के चारों तरफ। तो उसने कहा इसलिए जो मास सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मास नहीं, न्यूक्लियस का मास भी इसमें ऐड होना चाहिए, इसमें जुड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी कि म्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर m z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर है कि क्यूब है, सी एच क्यूब 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो उन्होंने कहा कि जो दिक्कत आ रही है वो m के कारण आ रही है। इस m को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिप्लेस बाय रिड्यूस्ड मास से। अब रिड्यूस्ड मास कैसे निकालेंगे और इसकी जरूरत क्यों हुई, इसकी इसलिए पढ़ी कि उन्होंने कहा कि देखो न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन बोथ revolve around a common center of mass. इसे न्यूक्लियस के मास का भी कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए। तो होता क्या है, रिड्यूस्ड मास को म्यू से शुरू करते हैं, MEU म्यू। ये क्या होता है, 1 डिवाइड बाय m प्लस 1 डिवाइड बाय ये कैपिटल M और एक स्मॉल m। इसमें जो स्मॉल m है ये दिखाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और जो कैपिटल M है ये दिखाता है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो जब आप इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 बाय म्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय स्मॉल m इंटू कैपिटल M। अगर मैं यहां से म्यू निकाल दूं, म्यू क्या हो जाएगा, इसको उलट के लिख देंगे हम लोग, स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। अब जहां पे मैंने m लिखा था उस m की जगह ये म्यू लिख दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4, यहां पे आएगा स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन सी एच क्यूब
इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब जब z स्क्वायर को हटा के इस हिस्से को सोल्व करेंगे तो बिल्कुल वही वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास रेबर कांस्टेंट की होती है, जो कि होती है आपकी 109677.7 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज की। मतलब कहने का ये है, ठीक है, रेबर की इक्वेशन में पता चल गई, उससे हुआ क्या आखिर? देखो, इसने हमें किस किस चीज में हेल्प की। हमारे पास जैसे कि ये कोई एटम है, अब ध्यान रखना आपने कि बोहर्स मॉडल चलता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, मतलब यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो आपको मान के क्या यही लेके चलना है कि जो भी सिस्टम आप लेके चल रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह हमारे पास कुछ शेल्स होंगी, 4th, 5th, 6th, इस तरह करते करते कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती है। तो अब क्या है, जैसे आपने पढ़ा था लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शन सीरीज, ये सब आपने पढ़ा था। तो देखो इसमें क्या है, ये कह रहा है कि भाई फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज का मतलब क्या है कि वो स्पेक्ट्रल लाइन जिसमें आपको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन मिले या शॉर्टेस्ट एनर्जी वाली लाइट मिले, मतलब वो मिले हमारे पास रेडिएशन मिले, सीरीज मिले। देखो, अगर सेकंड से मैं फर्स्ट शेल में जंप करता हूं, सेकंड से फर्स्ट में, तो यहां सबसे कम एनर्जी डिफरेंस है। जब मैं थर्ड से फर्स्ट में जंप करूंगा या फोर्थ से फर्स्ट में जंप करूंगा तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा। एंड ऐसे अगर इनफाइनाइट से जंप करूं फर्स्ट में तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्योंकि एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होगा इसलिए वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी। भाई E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। अगर डेल्टा E शेल्स के बीच गैप क्या है? मैक्सिमम है। डेल्टा E के लिए अगर मैक्सिमम तो लैम्डा क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। हमें पता ही, हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बोहर ने वैल्यू बता रखी है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल क्या रहता है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सेकंड क्या रहता है आपके पास? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसी तरह से जो थर्ड है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और फोर्थ की निकाली थी माइनस का 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे इनफाइनाइट वाले की क्या आई थी? 0। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू बड़ी वैल्यू कब आएगी? इनफाइनाइट से कौन से में गिरेगा? आपका फर्स्ट बोर ऑर्बिट में गिरेगा। तो वहां एनर्जी है तो वेवलेंथ क्या है? कम। मुझे क्या निकालना है? मैक्सिमम वेवलेंथ वाली निकालनी है। अगर मतलब स्कोर क्या बोला जा सकता है? ये फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज, या मैं कह सकता हूं लाइन ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ या मिनिमम एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? ये होगा डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या, हम वेवलेंथ की बात करें तो लैम्डा की टर्म में लेके चल सकते हैं। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 अपॉन, फर्स्ट में गिर रहा है तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कौन से गिर रहा है? सेकंड में एनर्जी डिफरेंस कम रख रहा है तभी आपका वेवलेंथ क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। यहां पे आएगा 2 का स्क्वायर। इस तरह से अगर कोई बोलता कि फर्स्ट नहीं, हमें जो सेकंड लाइन ऑफ सीरीज बताइए आप, सेकंड लाइन ऑफ सीरीज, इसमें क्या होता? 1 बाय लैम्डा आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस, अब देखो सेकंड की बात कर रहा है तो जो भी n1 की वैल्यू होती है ना उसमें दो, यहां पे फर्स्ट की बात थी तो n1 में 1 जोड़ दो, क्या है 2। यहां पे n1 में क्या है? सेकंड की बात करें तो 2 जोड़ दो। थर्ड लाइन की बात करें तो n1 में क्या है? 3 जोड़ देना। 1 डिवाइड बाय 2 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। इसको सोल्व करके क्या आएगा आपका?
4 माइनस 1 3/4 r, इसको सोल्व करके क्या आएगा आपका 8/9r, ऐसे। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला बना सकते हो आप। फॉर्मूला क्या होगा कि 1/λ या कह दो न्यू बार इज इक्वल्स टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n1 प्लस x का स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। अब ये जो n1 प्लस x का मतलब क्या है यहाँ पे, x का मतलब है आपको जिस तरह की लाइन बोली गई, अगर बोलता है फर्स्ट लाइन तो x क्या हो जाएगा आपका 1। अगर बोलता है सेकंड लाइन निकालनी है आपको सीरीज की तो x क्या हो जाएगा आपका 2, थर्ड के लिए 3, इस तरह से बनता चला जाएगा। तो एक जनरल फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। Z हमें पता ही है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का एटॉमिक नंबर होता है। अब देखिए यहीं से अगर हम आगे चले, अगर कोई आपसे बोलता है कि आपको बताना है लास्ट लाइन ऑफ सीरीज या सीरीज लिमिट के बारे में बताना है, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज या सीरीज की लिमिट क्या है, मतलब मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस कितना हो सकता है या मिनिमम वेवलेंथ कितनी हो सकती है, उसे कैसे निकाल सकते हैं आप। फॉर्मूला हमारे पास आ ही चुका है, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस, अब मिनिमम वेवलेंथ रखनी है। वेवलेंथ अगर मिनिमम रखना तो एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, जब सबसे बाहरी शेल जो इनफाइनाइट नंबर वाली शेल है उसको n2 की जगह पुट करूंगा तो 1 डिवाइड बाय इनफाइनाइट का स्क्वायर, तो इनफाइनाइट ही रहेगा। तो यहां से मेरे पास क्या, ये तो 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर को जब इनफाइनाइट से डिवाइड करते हो तो आपका सोल्व करके क्या आता है 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू z स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आएगा, लास्ट लाइन ऑफ सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ, सॉरी मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू कितनी हो सकती है, या मैक्सिमम वेव नंबर कितना हो सकता है, या मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो सकती है। क्योंकि देखो E इज इक्वल्स टू hc/λ और 1/λ क्या होता है न्यू बार, तो hc न्यू बार भी हो सकता है, h न्यू भी हो सकता है। तो यहां से आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे की तरफ कि अगर हम इसी को लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज इन सब पर लेकर चले, उनकी हम निकाले लास्ट लाइन ऑफ सीरीज या सीरीज लिमिट निकालते हैं। अब हम सीरीज लिमिट्स देखेंगे किस किस के लिए, लाइमन जो लाइमन सीरीज है, बाल्मर सीरीज, ऑस्टिन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफंड सीरीज। हम यहां हम्फ्री सीरीज की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, इन सब के क्या चीज फिक्स होती है, इसके लिए n1 फिक्स होता है 1, इसका n1 हमेशा क्या रहता है 2, n1 3, इस तरह से होता जाएगा। तो n1 की वैल्यूज इन सब में क्या होती है, फिक्स होती है। देखिए यहां से मेरे पास जब मैं इसका यहां पे निकालूंगा 1/λ, तो r 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इनफिनिटी का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा rz स्क्वायर आ जाएगा। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं कि मैं हाइड्रोजन लेकर चल रहा हूं यहां पे, तो ये r ही रह जाएगा, z का स्क्वायर क्या होगा 1 का स्क्वायर। अगर मैं बाल्मर की बात करूंगा तो उसमें n1 क्या 2 लेके चलना होता है आपको यहाँ पे 2 लेके चलना, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, ये तो 0 रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/λ इज इक्वल्स टू r/4। तो इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 9, r डिवाइड बाय
9, इसमें 16 आ जाएगा और यहां पर 25 आ जाएगा। अब इन सब चीजों से क्या बात सामने निकल के आती है कि जैसे जैसे आप लाइमन, बाल्मर, पास्टन इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं तो जो आपका वेवलेंथ है, देखो ये नंबर बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है और ये 1/λ है, तो लैम्डा क्या होगा इसका, मतलब आर की वैल्यू बड़ी है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, छोटी। यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो रही है आपकी, वेवलेंथ कम है, फिर वेवलेंथ बड़ी है, फिर वेवलेंथ और बड़ी है, फिर वेवलेंथ और बड़ी है, फिर वेवलेंथ और बड़ी है। तो यहाँ ऊपर से नीचे जाते हमारी वेवलेंथ क्या लगातार बढ़ती जाएगी। इससे क्या फर्क पड़ता है देखो जरा, हमने अभी जो निकाला यहां से उससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा R डिवाइड बाय n स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। n क्या है, लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पास्टन के लिए 3, इस तरह से। तो हमारे अब मैं डायरेक्ट अगर इनके रिजल्ट लिखूं, यहां से हमारे पास क्या आएगा, R, ओनली R, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, ये भी 1, ये भी 1। यहां पे क्या आया था, R/4, R/9, R/16, R/25 और R/36। किसकी ओर निकली है, न्यू बार कह लो या 1/λ, लास्ट लिमिट जो थी उनकी ये निकली है। अब इसी में अगर हम देखें जरा, ये हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ये मैं बोहर ऑर्बिट बना रहा हूं यहां पे। इस तरह से करते करते हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं। तो कहता है इनफाइनाइट से फर्स्ट शेल में गिरता है, ये फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में गिरता है, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है। न्यू बार क्या है उसका, सबसे इन सब में सबसे बड़ा नंबर क्या ये है, और न्यू बार मैंने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे E = hc/λ, और 1/λ क्या होता है, न्यू बार, तो hc न्यू बार = h न्यू। तो इस केस में मैक्सिमम वेवलेंथ मिलेगी और जो हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस आएगा मिनिमम होगा, या कह दो वेव नंबर भी क्या हो जाएगा, एक मिनट, हमें इस वाले केस में मिनिमम वेवलेंथ मिली थी, हाँ 1/λ था ना, और वेव नंबर क्या था आपका, मैक्सिमम था। तो यहां पे क्या है, मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है, तो हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो इस केस में ये जो रेडिएशंस निकलेंगी उसमें वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉलेस्ट होगी। इस तरह से जो बाल्मर सीरीज रहेगी हमारे पास, उसमें क्या होता है, इनफाइनाइट से गिरता है, लेकिन गिरता किस में है, सेकंड बोहर ऑर्बिट में। एनर्जी डिफरेंस कम हो गया, एनर्जी डिफरेंस कम तो वेव नंबर क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, और वेवलेंथ क्या होगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। इसी तरह से अगर थर्ड केस लेके चले, इनफाइनाइट से थर्ड में गिरता है, पास्टन सीरीज, एनर्जी डिफरेंस कम, वेव नंबर थोड़ा और बड़ा, सॉरी वेवलेंथ थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। फोर्थ केस लेके चलते हैं अगर हम लोग, उसमें क्या इनफाइनाइट से फोर्थ शेल में गिरता है, वो इनफाइनाइट से फोर्थ में गिरेगा, ये हमारे पास फोर्थ है, 1 2 3 4, ये लगा लो, यहां से गिर रहा है, तो एनर्जी डिफरेंस और कम, तो वेवलेंथ क्या थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपका फिफ्थ में गिर सकता है, इसी तरह से सिक्स्थ में भी गिर सकता है ये,
ये है। इसमें जो बाल्मर सीरीज हमारे पास जब वो इनफाइनाइट से सेकंड में गिर रहा है, जो ये वाली येलो है, सिर्फ यही आपकी किसमें आती है, विजिबल रीजन। मतलब ये जो वेवलेंथ है या तो रेडिएशन निकल रही, इसकी जो एनर्जी है या जो वेवलेंथ है, वो किस में पड़ती है, वही पड़ती सिर्फ आपकी विजिबल रीजन में। ठीक है। और जो ऊपर वाली एनर्जी डिफरेंस ज्यादा था तो ज्यादा एनर्जेटिक होगी, वेवलेंथ छोटी है। ये किस में पड़ती है आपकी, ये पड़ती है आपकी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की सीरीज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वाले रीजन में। बाकी जो आप देख रहे हो ये सारी कहां आती है, ये आती है आपकी इंफ्रारेड वाले में। इंफ्रारेड 1 2 3 IR। और जो ये आपकी हम्फ्री वाली होती है, ये भी किस में आती है, फार इंफ्रारेड। बिल्कुल इंफ्रारेड का जो एंड होता है उसके पास पहुंचती है। ठीक है। तो ये सारे की सारी अलग अलग रेडिएशंस एमिट करते हैं, अलग अलग एनर्जी वाली, अलग अलग वेवलेंथ वाली, भले ही हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह उसने इस बात को समझाया कि भले एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो कोई सेकंड शेल में जंप करेगा, कोई थर्ड में करेगा, कोई कहीं जंप करेगा, तो जो वापस गिरेगा वो, तो उसमें अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट निकालता है, इसलिए वो अलग अलग हमें स्पेक्ट्रा नजर आते हैं। ठीक है। जो लाइट स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन था उसने इसको एक्सप्लेन किया इन सब चीजों के जरिए। ठीक है। और जो नंबर ऑफ लाइंस कितनी मिलती है उसके लिए हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कि आपका ग्राउंड शेल में गिरती है तो क्या फॉर्मूला होता है, और किसी N2 शेल से N1 में गिरती है तो क्या फॉर्मूला होता है। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। अब देखिए इससे थोड़ा सा आगे की तरफ, अब बात कर ले थोड़ा सा इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की। इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब जो लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, ये सब जो आई हमारे पास, हम बात करते हैं इसमें लाइमन सीरीज और बाल्मर सीरीज की। N2 से N1 में जंप करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन जो है, फिर जो रेडिएशन निकलेगी हम उसकी इंटेंसिटी, मतलब चमक की बात कर रहे हैं एक तरह से। ध्यान रखना, जितनी वेवलेंथ ज्यादा उतना ही उस कलर का डेविएशन कम, और उतनी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, उतनी उसकी चमक ज्यादा होती है। ठीक है। जैसे अगर इसमें बात करें तो पता में गिरना क्या, फर्स्ट में गिरना होता है, फर्स्ट बोर ऑर्बिट में। अगर आप एक बार सेकंड से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन को जंप करवा रहे हैं, एक बार थर्ड से फर्स्ट में, फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में, तो देखो सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा, सेकंड से फर्स्ट एनर्जी डिफरेंस कम है किसके मुकाबले, जो थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा। एनर्जी किसमें ज्यादा है, जो थर्ड से फर्स्ट में जंप करेगा वो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, फोर्थ से फर्स्ट में और ज्यादा, फिफ्थ से फर्स्ट में और ज्यादा। जितना एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इसको डेल्टा शो करते बेशक यहाँ पे, जितना एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना वेवलेंथ छोटी होती जाएगी, है ना, उतनी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। वेवलेंथ छोटी होगी तो चमक क्या होगी, कम हो जाएगी। अब मुझे वेवलेंथ बड़ी रखनी, तो मुझे क्या रखना है, एनर्जी डिफरेंस कम रखना है। तो इसमें जो इंटेंसिटी का ऑर्डर आता है वो इस तरह से आता चला जाता है। अगले हम बात करें तो इसमें सेकंड जो बोहर ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को गिरना होता है, तो इसमें सेम होगा, एनर्जी डिफरेंस कम से कम रखना है, तो कहां से गिरे, थर्ड से सेकंड में गिरेगा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट मिलेगी, फिर फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में, सिक्स्थ से सेकंड में। तो इस तरह इंटेंसिटी जो होती है वो एनर्जी लेवल के बीच जितना डिफरेंस बढ़ता जाता है, बोहर ऑर्बिट की जो सेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उसमें एनर्जी डिफरेंस जितना बढ़ता जाएगा उतनी इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी, मतलब कलर की चमक कम हो जाएगी। इसलिए आपने देखा होगा जितने भी डेंजर वाले सिग्नल बनाए जाते हैं उन सब पे रेड कलर यूज किया जाता है, क्योंकि हमारे पास जो विबग्योर में मिलता है, जैसे हमारे पास विबग्योर होता है ना, अगर मैं वेवलेंथ की टर्म में बात करूं तो ये आपका 4000 से 42 आप देखो सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ है वो है रेड की। वेवलेंथ आप जानते हैं
दो सक्सेसिव क्रस्ट जो होती हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है इसे बोला जाता है वेव नंबर, सॉरी वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसका डेविएशन उतना कम, मतलब वो लाइट जो है वो उसका डेविएट होने के चांस कम है। कहने का मतलब ये, अगर मान लो रेड लाइट है, यहां से रेड लाइट आ रही है, एक लेजर बीम रेड, और एक ब्लू आ रही है, तो इसकी वास्तव में लोकेशन क्या है आप दूर से इसका आइडिया ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लगा सकते हो, क्योंकि इसकी लाइट फैलेगी नहीं, ये डेविएट नहीं होगी। जबकि ब्लू क्या होगी, वो ज्यादा फैलेगी। तो इसलिए दूर से लग रही होगी इस जगह पे, उसका पॉइंट क्या थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। इसलिए इतने डेंजर के सिग्नल आपने देखे होंगे ना, वो सारे के सारे रेड कलर से होते हैं। आप गाड़ियों की बैकलाइट भी अगर देखेंगे ना तो रेड कलर से होती है। आप अगर देखेंगे जो एयरपोर्ट होते हैं वहां पर भी जो फॉग लाइट होती है या जो लाइट लगती है, लेजर बीम के टाइप के ऊपर एक लाइट लगती है, वो रेड कलर में होती है, ताकि दूर से एरोप्लेन को भी दिख जाए कि हाँ यहां पर एयरपोर्ट है। तो इसलिए रेड कलर की ये इंपॉर्टेंस होती है। अदरवाइज कलर तो बहुत सारे हैं जो शायद कुछ लोगों को ज्यादा अच्छे लगे, तो वो ऐसा नहीं करवाते हैं कि हाँ रेड यहां से बैकलाइट रेड हटा के ग्रीन लगवा दो, कुछ और लगवा दो, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे रीजन होता है ये, ठीक है। तो साइंटिफिक रीजन ये इसके पीछे। तो इस तरह बोहर ने क्या किया, बोहर के बेस पर बहुत सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर पाई। ये बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं तो खाली एप्लीकेशन बता रहा हूं इस चीज की कि वेवलेंथ ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है। तो चमक बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, डेविएशन कम हो जाता है, ठीक। अब अगर बात करें कि कौन कौन से पॉइंट है जो बोहर की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि हाँ भाई जो बोहर ने बातें बोली है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस दी है वो सही है। तो देखो सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बोहर के पोस्टुलेट्स, बोहर के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से निकल के आई, वास्तव में वही फ्रीक्वेंसी क्या थी, स्पेक्ट्रल लाइन की थी। तो जो स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसीज जो थी, जो कि एक्सपेरिमेंटल थी, और जो बोहर के फॉर्मूले से हमने निकाली, कैलकुलेट की, ये काफी कुछ क्या जा रही थी, क्लोज जा रही थी, काफी कुछ क्लोज जा रही थी। सेकंड की अगर बात करूं, दूसरा तो ये कहता है कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स का जो स्पेक्ट्रा था, बोहर से पहले कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन है तो अलग अलग रेडिएशन वाली लाइट कैसे दे सकता है, अलग अलग एनर्जी की लाइट कैसे एमिट कर सकता है। इसने इस बात को एक्सप्लेन किया। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स। ठीक है। और क्या क्या आप इसमें सोच, और क्या क्या हम कह सकते हैं इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि देखो हमारे पास बोहर्स मॉडल हो गया, सॉरी वो लाइन स्पेक्ट्रा हो गया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो गई, इसने जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी किए उससे जितनी वैल्यूज निकल के आई, हाइड्रोजन पार्टिकल की जो सारी की सारी क्या थी वो सही थी। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, जो इसके अकॉर्डिंग हमने रेबर कांस्टेंट जो था उसकी जो वैल्यू बोहर के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट से निकल के आई थी, आर की वैल्यू 109743 सेंटीमीटर इनवर्स, वो इसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी इसके काफी क्लोज आ रही थी। तो ये जो बातें थी इस बात को बता रही थी कि हाँ जो बोहर का मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जो उसका मॉडल ऑफ एटम है, वो काफी हद तक सही डायरेक्शन में जा रहा है। पर कमियां क्या थी इसके अंदर, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट क्या बोलता है, जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, मतलब इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उस केस में जो बोहर के मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स थे, जो उसके एजम्पशंस थे, वो सारे क्या हो रहे थे, गलत हो रहे थे। इट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो उसने तो क्या माना था, उसने एक इलेक्ट्रॉन यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेके चला था।
अब यूनिलैक्ट्रॉन सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक से ज्यादा कर दूं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेकर चले, तो वहां पे क्या है, वहां पे अट्रैक्शन तो होगा, साथ में इनका आपस में क्या है, सेम चार्ज, तो रिपल्शन भी तो होगा। जबकि बोहर ने क्या है, उसका जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स जो थे उसमें कहीं भी रिपल्शन वाला फैक्टर लिया ही नहीं था, इसलिए इसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके जो आंसर आ रहा था और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आ रही थी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम केस में, वो क्या काफी मिसमैच कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू de Broglie's dual nature and Heisenberg's uncertainty principle। देखो ड्यूअल नेचर क्या बोलता है डी ब्रोगली का, उसने कहा था कि जितने भी मेटलिस्टिक बॉडी होती है ना, उन सब पर ड्यूअल नेचर होता है, मतलब वो वेव नेचर भी रखती हैं और वे पार्टिकल नेचर भी रखती हैं, दोनों तरह नेचर रखती हैं। जबकि वेव नेचर मतलब क्या होता है, सर्टेनिटी नहीं होगी, फाइनाइट नहीं होंगी चीजें। जबकि बोहर ने क्या किया, बोहर ने रेडियस की बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू बताई 52.9 पिकोमीटर। उसमें अगर हाइड्रोजन की फर्स्ट उसकी बात करें, फर्स्ट बोहर ऑर्बिट की, उसने वेलोसिटी की फिक्स वैल्यू बताई, उसने आपका एनर्जी की फिक्स वैल्यू बताई। तो इसमें सारी चीजें क्या आ रही थी, फाइनाइट, फिक्स, बिल्कुल कि ये वैल्यू आएगी। और अगर चीज फिक्स है तो सपोर्ट करती है पार्टिकल नेचर का, तो उसने वेव नेचर को कंसीडर ही नहीं किया। ऐसे हैसेनबर्ग में क्या है, अनसर्टेनिटी, मतलब एक्यूरेसी नहीं हो सकती, आप एक्यूरेटली पोजीशन वगैरह नहीं बता सकते, आप पढ़ाएंगे इसको, क्योंकि ये क्या बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है उसकी, इतनी न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे मिलेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसकी दूसरी कमी ये थी, ये सिर्फ पार्टिकल नेचर को कंसीडर करके चल रहा था, इसने वेव नेचर की उसमें बात ही नहीं की है। अगर थर्ड पॉइंट की बात हम करें, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि जो हमारे पास जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा मिला था, हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा मिला था हमारे पास, इस तरह से जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन मिला था, यहां हमने एक प्रिज्म रख दिया और यहां से ब्लू लाइट निकली थी और यहां पे गई और यहां से फिर हमें इस तरह से हमें कुछ लाइंस मिली थी, है ना, हमें कुछ लाइंस मिली थी ये। तो बोहर ने इनको एक्सप्लेन किया कि एक ही इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद हमें अलग अलग वेवलेंथ पे लाइट क्यों मिल रही है, अलग अलग वेवलेंथ मतलब अलग अलग एनर्जी की लाइट क्यों मिल रही है। ठीक है, लेकिन जब हमने क्या किया, जब आप हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं, हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप, तो उसमें हमने क्या देखा कि ये जो सिंगल लाइन नजर आ रही है, सिंगल नहीं है, ये भी सिंगल नहीं है, ये भी पतली पतली बहुत सारी लाइनों का एक ग्रुप है। तो अब ये और ज्यादा स्प्लिट क्यों हुई है, उसने ये तो बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये लाइनें क्यों मिली, फॉर्मूला वगैरह बता दिया, n(n-1) डिवाइड बाय 2, n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, वो था ना, किसी nth शेल से ग्राउंड शेल में गिर रहा है तो इतनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी, अगर n2 एनर्जी लेवल से n1 में गिर रहा है तो इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, ग्राउंड शेल के अलावा कुछ और होगा इसमें n1। ठीक है, तो ये सारा बता दिया, उसके हिसाब से ये तो निकल रहे थे, लेकिन ये और जो पतली पतली लाइन में क्यों है, मतलब अगर मैं ये कहूं, जो मुझे इस तरह की लाइन नजर आ रही थी कि जो एक लाइन है, जब मैंने हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा तो ये एक लाइन नहीं थी, ये कई लाइनों का ग्रुप था।
तो वो ये नहीं बता पाई और ये फाइन लाइन जो है और पतली पतली लाइनें जो हैं ये क्यों है, इसके पीछे कारण क्या, उसके पास इसका कोई आंसर नहीं था। ठीक है, इसके अलावा इट कुड नॉट एक्सप्लेन रीजन बिहाइंड Zeeman effect। Zeeman effect मतलब क्या है? फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे अच्छी तरह तो पढ़ेंगे हम तो क्वांटम नंबर करेंगे तो। एंड स्टार्क इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट क्या था? फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। मतलब ये जो लाइन हमें दिख रही है ना, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूं तो इतनी लाइन नहीं और ज्यादा लाइनें मिलेंगी, अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करूं तो और ज्यादा लाइन मिलेगी। इसके पीछे क्या रीजन है कि मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल फील्ड में ये फर्दर स्प्लिटिंग क्यों शो करते हैं, इसका उनके पास कोई आंसर नहीं था। इसके अलावा जो शेप होती है मॉलिक्यूल की, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल कि सारे से एटम की फॉर्म में थोड़ा एटम आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल की ये शेप क्यों होती है और व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल? व्हाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स? कि जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं क्यों है और मॉलिक्यूल बन रहे तो उनकी शेप क्या है? ऐसा कोई पॉइंट हमने अभी तक पढ़ा नहीं, उसने ऐसी कोई बात एक्सप्लेन नहीं की कि ये मॉलिक्यूल ऐसे क्यों बनते हैं, एटम कंबाइन क्यों होते हैं, इन सब चीजों के बारे में उसने कोई बात नहीं की, तो इसलिए इसमें कुछ कमियां रह गई। इसके अलावा अगर सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, अगर हम सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो क्या है, इसने जो बात की, इसने बात की ऑर्बिट की, जो कि 2 डायमेंशनल है, फिक्स रेडियस बता दी कि इतनी दूरी पर ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जब मैं ऐसे लेके चल रहा हूं तो वो क्या 2 डायमेंशनल मॉडल की बात कर रहा है, मतलब वो क्या है उसके अकॉर्डिंग भाई यहां पे मिलेगा ये, ठीक है, ये ऐसे तस्त्री होती है ना उस तरह का ये 2 डायमेंशनल मॉडल दिया उसने, 2 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। जबकि अब हम जानते हैं अच्छी तरह से कि एटम क्या होता है, एटम 2 डायमेंशनल नहीं होता है। एक्स एक्स, वाई एक्स, जेड एक्स, जितनी पॉसिबल एक्सिस होती है सभी के अलॉन्ग क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एटम होता कैसा है, 3 डायमेंशनल होता है, उसने कैसा मान के एक्सप्लेन किया चीजों को, 2 डायमेंशनल। तो ये जो चीजें थी ये थी बोहर्स मॉडल की कमियां, कि क्या क्या उसमें लिमिटेशंस रही। स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से पहले जितना हो सकता है आप भी अपने अकॉर्डिंग जितना हो सकता है पढ़िए, इस टॉपिक के बारे में और ज्ञान लीजिए। कुछ डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।